ऐना आसिफ माया का जो होता है फियांसे होता है वलीद और वो जो टेबल बैठ के बात कर रहे हैं और उसमें जिस तरह से वो जो सीन लिखा गया था ना और जिस तरह से उसमें वो उसको मैनिपुलेट भी कर रहा है और वो लड़की समझ भी रही है लेकिन कह भी नहीं पा रही, वो किसी को बता भी नहीं सकती कि ये इंसान ठीक नहीं है लेकिन उसके शेड्स उसकी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे कैरेक्टर कैसे क्राफ्ट किया आपने, क्योंकि हमारे बहुत वन डायमेंशन कैरेक्टर्स हमें नॉर्मली ड्रामाज में देखने को मिलते हैं। अच्छा, स्पेसिफिकली विद वलीद आई हैव कम अक्रॉस अ वलीद इन लाइफ एंड मुझे आइडिया था, मैंने इवन शो में कहा था कि कोई ऐसा इंसान जरूर इनकी ज़िंदगी में गुजरे जो ऐसा होगा एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली यही होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनके बारे में आपको नज़र आ रहा होता है, आपको समझ में आ रही होती है, मगर आप किसी को बता नहीं सकते क्योंकि एग्जैक्टली कुछ पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि ये चीज़ गलत है क्योंकि टू द अदर्स सब कुछ सही है। सो इसलिए ये कैरेक्टर तख्लीक में आया था और बट वही बात है, क्रेडिट्स टू द डायरेक्टर, क्रेडिट्स टू द एक्टर्स कि उन लोगों ने उस जो माइनर सी जो लाइन थी ना जिसमें उसको उसकी रियलिटी को रिवील होना था वो प्ले हो गई। तो आपको वन लाइनर मिला था इस ड्रामे का, ये आपके जहन में था, कैसे स्टार्ट कैसे हुआ परवरिश? ड्रामे का कॉन्सेप्ट मुझे बिग बैंग से मिला था। Okay. ये कॉन्सेप्ट बिग बैंग में हमेशा से था। व्हाट आई हैव कम अक्रॉस कि फहद भाई का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने अपनी टीम को दिया था और मुझे उनकी टीम के थ्रू मिला था कि दिस इज़ अ स्टोरी जिसके ऊपर लिखना है एंड देन आई स्टार्टेड टू राइट ऑन दिस। आप क्यों? How did they get hold of you? I was hired as a writer in Big Bang department, not specifically for परवरिश। उस टाइम पे हमारी HOD होती थी परीसा सिद्दीकी, my first mentor of writing। तो उनके थ्रू मुझे स्टोरी मिली थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, उन्होंने मुझे गाइड किया, वही मुझे शुरू इनिशियली ले करके चली थी और उसी में फिर ये चीज़ जो सारी चीज़ें डेवलप होती गई, कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट वाज वेरी ऑर्गेनिक। हमने कुछ सोचा नहीं था कि जैसे मुझे ड्रामा आने के बाद आइडिया हुआ कि ये जेन जी लिंगो है या ये जेन जी ओरिएंटेड है बिकॉज एवरीथिंग वाज डेवलपिंग वेरी ऑर्गेनिकली। कहानी थी, वी न्यू दैट द कहानी हैज़ टू रिवॉल्व अराउंड द वी न्यू द कहानी हैज़ टू रिवॉल्व अराउंड द यंग जनरेशंस क्योंकि ये बात यही डायरेक्टिव हमें मिला था फहद भाई से कि इट हैज़ टू बी अबाउट द यंग ब्लड एंड एवरीथिंग, बट कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे निकलते गए, इट वॉज अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस दैट जस्ट हैपेंड। और मुझे ये भी बताइएगा कि इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, सब ग्रे कैरेक्टर्स हैं। ये जब स्टोरी मिली थी फहद मुस्तफ़ा की तरफ से उस वक्त उसमें ये मेंशन था या फिर आपने क्राफ्ट किए थे? क्योंकि आप अगर नज़र की बात भी सुनते हैं, नज़र का जो कैरेक्टर है वो भी अपने लिहाज से ठीक बात कर रहा है, उसकी वाइफ भी ठीक बात कर रही होती है, सवेरा नदीम की आप बात सुनते हैं वो भी एक तरह से ठीक बात कर रही हैं, नुमान इजाज़ भी ठीक बात कर रहे हैं, मतलब वो दोनों तरफ कोई बहुत बैलेंस सा कुछ होता है। इट्स नॉट कि ये विलन है जैसे हमारे ड्रामों में होता है कि वो ये बुरा इंसान तो बुरा ही है। तो वो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये उस स्टोरी जो आपको ब्रीफ मिली थी उसका हिस्सा थी या ये फिर आपने खुद बनाया? कहानी की ब्रीफ मुझे ये मिली थी कि एक बाप है जिसने एक तवील अरसा मुल्क से बाहर गुजारा है और अब वो इस डर से कि मेरे बच्चों की तरबियत सही नहीं हो रही, वो अपने बच्चों को लेकर के वापस आ गए और यहाँ पर एक भाई और है जो यहाँ पर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं एंड द कंट्रास्ट हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड। ये मुझे बेसिक प्रेमाइस मिला था। अच्छा, ये इतना मिला जी। हाउएवर कहानी फिर डिपार्टमेंट में डेवलप हुई थी एंड एवरीथिंग, मगर बेसिक प्रेमाइस जो फहद भाई की तरफ से मिला था वो ये था। हाउएवर अबाउट द फैक्ट कि कोई कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है, मैं यहाँ पे अपनी नापा की ट्रेनिंग को थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूँगी। बिल्कुल दें, बिकॉज आई थिंक यहाँ इस तरह से हम लोग को ट्रेन किया जाता है कि टेक्निकली एक कातिल की नज़र से भी वो ठीक है। सो व्हेन यू हैव टू, इवन व्हेन यू राइटिंग अ मर्डरर, यू हैव टू राइट हिज पार्ट टू, व्हाई इज ही डूइंग दैट। सो वो आई थिंक वो शायद दैट वाज द ट्रेनिंग दैट वाज कमिंग इन एक्शन एंड देन माशाल्लाह से आई हैड माय टीचर, ये थे यहाँ पे। सो अगर वो कहीं पे होने भी लगता था तो करेक्शन हो जाती थी। सो या No, but that's amazing and I wish we have more institutes that teach that because यही एक बहुत important चीज़ है जो missing है अब आजकल हमारी stories में, especially our negative characters. They are negative for no rhyme or reason. Meaning कितनी सांसें सांपें बन गई हैं कसम से। क्यों? उनकी भी एक कहानी है, वो भी इंसान है, वो भी पैदा हुए थे, उनका भी एक बचपन था, वो भी स्कूल गए थे, but no, we don't go into why someone is like that. That's fantastic. अच्छा, up till now I've like मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक फॉर्मेट है स्टोरी टेलिंग का जिसमें डेलिबरेटली सिर्फ 2 या 3 कैरेक्टर्स को उभारा जाता है और बाकी सबको एक कार्डबोर्ड एग्जिस्टेंस दी जाती है। But that is in shorter stories. हमारी इतनी बड़ी स्टोरीज होती हैं, you have to, and I think that's what
I think I love about Zanjibil's writing also, because she creates characters so आप एक में नहीं फंस रहे. You know, you've got everyone there. And because we have such a vast canvas कि आपको करना होता, और वो जब नहीं करते तो फिर खोखलापन नजर आता है. I mean, we see it in so many places. चलिए जी, सैयद मीसम नकवी, आपके पास ये आइडिया है, आपने जब स्टोरी बन रही थी उस वक्त आप साथ में थे, या उसके बाद जब पूरा स्क्रिप्ट बन गया फिर आपके पास आया स्क्रिप्ट? नहीं, ये कहानी बड़ी मज़े की है। मुझे करना था एक ड्रामा 8 PM स्लॉट के लिए, और हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था उस वक्त। तो कुछ आइडियाज़ थे जो डिस्कस हो रहे थे कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे। मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये वाली है, जो जैसे अभी पिछला सवाल चल रहा था उसी में ऐड करूँगा, कि या तो कैरेक्टर्स बिल्कुल ब्लैक्स में होते हैं या वाइट्स में होते हैं, हम बीच में ग्रे देखते नहीं हैं। कोई भी इंसान दुनिया के अंदर ये खड़ा होकर नहीं कह सकता कि मैं कम्प्लीटली बहुत अच्छा एक बुद्धा हूँ, एक अच्छा इंसान हूँ, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं एक बुरा ईवल डेविल एक बुरा आदमी हूँ। आप कह नहीं सकते। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, हर इंसान के अंदर बुराई भी है। तो जितने ड्रामे नॉर्मली आते हैं ना, वो या तो गुड वर्सेस ईवल के प्लॉट को लेकर चल रहे होते हैं, और उसके अंदर कोई ग्रे शेड होता नहीं। सो आई वाज रिजेक्टिंग एवरीथिंग कि नहीं, मैंने ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो फिर अच्छा, किरण मेरी स्टूडेंट रही हैं, तो ये भी आ गई थी, एक ड्रामा लिख रही थी जिसका मुझे पता था, एंड आई न्यू कि यार उसमें कुछ मज़े मज़े की चीज़ें हो रही हैं। तो मैं बोल नहीं सकता था। अब ये मैं बोलता तो ये होता है कि यार अपने स्टूडेंट का जो है ना वो प्ले करना चाह रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, मैं चुप रहा। तो फिर चैनल ने एकदम से कहा कि यार वाई नॉट परवरिश क्यों नहीं कर रहे तुम? तो मैंने कहा हाँ, मुझे कोई मसला नहीं, मैं एपिसोड पढ़ लेता हूँ। एपिसोड्स मैंने पढ़ी एंड आई लव्ड इट। 2 एपिसोड के अंदर मैं हुक्ड हो गया कि यार मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ मिलना शुरू हो गया कि अच्छा ठीक है, ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं ड्रामे की एक डेफिनेशन है कि ड्रामा इज़ लाइफ माइनस अननेसेसरी डिटेल्स। सो देयर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको कोई एक ऐसी कहानी चाहिए जिसमें कोई मर रहा हो या खून थूक रहा हो या कुछ बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स इसके अंदर मौजूद हों। बेसिक लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बड़े हैं। हम घर से निकले, एक दुकान पे पहुंचे और वहाँ से आइसक्रीम खरीदें और पैसे देखें, वो पैसे नहीं है और आप रैपर खोल चुके हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट बन गया। नाउ यू हैव टू मेक इट बिग। आप उसको कैसे बना के चलते हो, कैसे उसे पेश करते हो। मुझे इसमें बहुत कुछ मिलने लगा। मुझे तो हर सीन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट मिलने लगा। मुझे एडिशनल सीन्स, भर्ती के सीन्स नहीं मिलने लगे। अगर 24 सीन्स लिखे हुए हैं तो मुझे लगा कि यार 24 के 24 दे आर देयर फॉर अ पर्पस। 24 सीन्स, ये याद रखिएगा। Unlike 6 to 10, प्लीज। तो वो ये चीज़ें तो आई वाज हुक्ड। मैंने कहा मुझे बनाना है। तो बस ये सामने आया। हम लोगों ने फिर इसके प्रोसेस के अंदर तब तक ये 7 या 8 एपिसोड लिखी हुई थी। तो फिर परिसा भी हमारे यहाँ से जा रही थी। तो फहद मैंने कहा यार वाई नॉट तुम ही इसके साथ एंगेज हो जाओ। तो इसके राइटिंग प्रोसेस के अंदर भी कहानी को आगे लेके चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं और किरण बैठ जाते थे और हम कहानी बनाना शुरू कर देते थे। और हमने एक बात तय कर ली थी कि हम कहानी को ना पहले से डिसाइड नहीं करेंगे कि कहाँ जा रही है। ठीक है, लेट द स्टोरी टेल इटसेल्फ। वो खुद बताए कि वो कहाँ जाना चाह रही है। और कोई भी ये नहीं करें कि यार ये लीड कैरेक्टर है तो इसी की कहानी हम सुना रहे हैं। नहीं, हम परवरिश पे बात कर रहे हैं। पेरेंटिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। जस्ट गिव देम एन ऑब्जेक्टिव, अ गोल, अ कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सप्लोर। और आपने अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको फ्रीडम दिया। हाँ, नॉर्मली जब आप स्टार्ट टू एंड सोच लेते हैं फिर तो फ्रीडम बचता ही नहीं ना। फ्रीडम नहीं बचता। हाँ, इसमें तो फ्रीडम है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि ये थीम बेस्ड स्टोरी टेलिंग थी ना, इसमें थीम था परवरिश। सो द थीम वाज ड्राइविंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। जो बच्चों के साथ होगा, जिस उसका असर जो पेरेंट्स पर आएगा, पेरेंट्स का अपने पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, एवरीथिंग वाज बीइंग, इट वाज नॉट कैरेक्टर ड्रिवन, इट वाज थीम ड्रिवन। सो फिर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर वो निकल रही थी। एक फ़ायदा मुझे हो गया था, सॉरी, वो ये हो गया था कि मैं मिलेनियल्स में हूँ, उस वाली एज में जिसने जो है मोबाइल से पहले की दुनिया भी देखी हुई और मोबाइल के बाद की दुनिया भी देखी हुई है। तो मुझे अपने बड़ों का भी पता था कि अच्छा ठीक है, वो इस तरीके से सोचते थे। हम स्कूल जाते तो हमारे साथ ये होता था कि अगर टीचर ने कुछ कह दिया है ना और घर पे आके हमने कहा कि टीचर ने ये कहा है, तो हमें ही उल्टे जूते पड़ने हैं, टीचर को कुछ नहीं कहना है। अब ज़माना थोड़ा सा बदल चुका है। अब अगर कुछ ऐसा हो रहा है ना तो वो टीचर की ऐसी की तैसी भी हो सकती है। तो आपको वो पूरा एक स्केल मिल रहा था, एक बड़ा स्केल मिल रहा था कि अच्छा ठीक है यार, मैं एक जनरेशन वो जो दादा दादी की होगी, एक पेरेंट्स की होगी और एक बच्चों की होगी। तो लेट्स एक्सप्लोर कि कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं। तो इट हैपेंस। और आप सोचोगे नादिया क्यों खामोश है? नादिया असल में एक ऑडिशन पोज में बैठी हुई हैं। आज एक डायरेक्टर मौजूद है, तो ये कैसे हो सकता है कि नादिया ऑडिशन ना दें? मैंने 12 पोजेस चेंज किए हैं। तो देख रहे थे ये? आप लोग बोल रहे थे ना, मैंने नहीं, आपने नोट करिए, 12 नहीं, मैंने 13 नोट किए।
13वां भी नोट किए। वो भी एक पोज था। उसमें भी नेचुरल उसमें भी परफॉर्मेंस देनी पड़ जाती है खांसी में कभी कभी। तो बस मैं तो अपना बिजी हूँ, सुन रही हूँ बातें। ऑनेस्टली मैं ऐसे मेस्मराइज्ड एंड वाकई बहुत, क्योंकि ये सुनना चाहती थी बातें। एक ऐसा ड्रामा जिसमें पहली दफ़ा मैं देखा कोई फ्लॉ ही नहीं है। कोई जहन में सवाल ऐसे अक्सर होता है मेरे ना, अटक जाता है, फ़ोन दे दिया, चार्जर कहाँ है, ये बच्चा चार्ज कैसे करेगा फ़ोन, ऐसे छोटे छोटे सवाल आते थे। वो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें भी ना आपने कवर की हैं। तो इतना इंटेलिजेंट है कि मैं तो बिल्कुल अब फ्री बैठ के देखती हूँ ऐसे कि मुझे पता है कि राइटर और डायरेक्टर लेके चल रहे हैं एक जर्नी पे। तो कुछ नहीं मिलना नादिया, अपनी बुक बंद कर दो, पेन साइड पे रख दो, कोई फ्लॉ नहीं मिलेगा, जस्ट एंजॉय द राइड, द एक्सपीरियंस। और फ्लैशबैक नहीं है, साइलेंट वॉक्स नहीं है, ड्रैग सीन्स नहीं है, बोरिंग नहीं, एक एक सीन। और मैं तो 3 दफ़ा देखती हूँ हर एपिसोड। तो इट्स ब्यूटिफुल। वो हर सीन एक मकसद से है, हर लाइन का कोई पर्पज़ है। और परफॉर्मेंसेस, मुझे नहीं लगता ऐसे कभी हो सकती हैं। और यही एक्टर्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कभी और दें, आई डोंट नो। बट रिव्यू की तरफ जाने से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा इनसे, कास्टिंग कैसे अमल में, स्क्रिप्ट हो गया तो जब ये लिख रहे थे, जब होता है ना कि जब राइटर भी लिखता है, बहुत सारे राइटर पहले सोच लेते हैं उन